हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम एक न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे जो एचटेट टीजेटी साइंस 2017 में जो हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी की जो एस्केप वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है कितने के, टू nth पावर ऑफ इट्स मास। मतलब वो उस बॉडी की मास की n पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार एस्केप वेलोसिटी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अ बॉडी और उसकी पावर कितने के, nth पावर के। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ इट्स मास। मतलब उस बॉडी के जिसको आप फेंक रहे हो उसके मास ऑफ ए बॉडी, उसके मास के कितनी पावर के, nth पावर के। तो n कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या चीज होती है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है अगर कोई प्लैनेट है उसकी सरफेस से या कहीं से भी, मान लेते हैं हम उसकी सरफेस से बात कर रहे हैं, तो उसकी सरफेस से हम, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का है जिसको आप थ्रो करना चाहते हो। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको आप यहाँ से एस्केप कर रहे हो। एस्केप का मतलब यहाँ से एस्केप कर रहे हो, वापिस नहीं आना चाहिए उस प्लैनेट पे। उस प्लैनेट का मास m है और उस प्लैनेट की रेडियस है। तो स्मॉल m मास को हम मिनिमम कितनी स्पीड से फेंके, मिनिमम का मतलब कम से कम कितनी स्पीड दे कि वो इस प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ लग था उसका, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट, मतलब उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ लग है। मतलब ये इतनी स्पीड दी आपने कि ये ऊपर लग जाते जाते यहाँ लग पहुंच गया और यहाँ पर उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, जीरो। यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल स्पीड कह लो या फिर फाइनल वेलोसिटी कह लो, वो कितनी हो गई, जीरो हो गई यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी। मतलब यहाँ से हम मिनिमम कितनी स्पीड से उसको फेंके कि वो जस्ट कहाँ पे पहुंच जाए, जस्ट वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, उस प्लैनेट से एस्केप हो जाए, उससे बाहर हो जाए। तो मिनिमम कितनी स्पीड से फेंके कि वो जस्ट बाहर हो जाए, वो उसकी एस्केप स्पीड होती है या एस्केप वेलोसिटी होती है। तो यहाँ लग उसका ग्रेविटेशनल फील्ड था, भाई यहाँ लग अगर वो रुक जाता तो ये प्लैनेट उसको वापिस खींच लेता। लेकिन वो ऑब्जेक्ट को हमने इतनी मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड दे रखी थी कि इतनी स्पीड दे रखी थी कि वो इसको क्रॉस कर गया, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को। और जैसे ही क्रॉस किया, इसने कहा कि मैं अब आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब ये जो आपने फेंका है ऑब्जेक्ट को या बॉडी को, वो वापिस इस प्लैनेट पे नहीं आएगी। वो होती है एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आएगा अंडर द रूट 2gm/r, सरफेस से, कि सरफेस से किसी भी प्लैनेट को हम कितनी एस्केप वेलोसिटी से फेंके कि वो वापिस ना आए, वो ये होती है। तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी स्मॉल m मास नहीं है, लेकिन ये कह रहा था एस्केप वेलोसिटी स्मॉल m वी जो है किसके, m की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही था ना कि स्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ आवर बॉडी, जिसको आप फेंक रहे हो उसका मास m लिया था तो m की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपसे n पूछ रहा था। इस फॉर्मूले में स्मॉल m है ही नहीं, स्मॉल m का मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास पे, विच इज थ्रो। मतलब एस्केप वेलोसिटी जिस बॉडी को आप फेंकना चाहते हो, जिस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, वो उसके मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो इसका मतलब वी जो है मास ऑफ द बॉडी के कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जीरो के। तो वी एम की पावर जीरो के, जीरो मतलब वन हो गया, मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, स्मॉल एम इसके फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। तो एस्केप वेलोसिटी m की कितनी पावर पे डिपेंड करती है, जीरो पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा आपका। तो यहाँ पर आपने ये जो एस्केप वेलोसिटी देखी है ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी विच इज थ्रो, विच इज
थ्रो, जिसको आप फेंक रहे हो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरी चीज ये डिपेंड नहीं करती एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, मतलब कितने एंगल पे प्रोजेक्शन कर रहे हो। आप इसको यहाँ से सीधा भेज दीजिए, इस साइड भेज दीजिए, इस साइड भेज दीजिए, इस साइड, मतलब कितने भी एंगल पर भेज दीजिए, एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। और एस्केप वेलोसिटी जो वीई होती है ना, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, मतलब अलग अलग प्लैनेट्स के लिए ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है ये अलग अलग होती है। जैसे एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ के लिए कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए कितनी होती है, अर्थ की सरफेस के लिए, अर्थ सरफेस के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब अर्थ की सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इतनी स्पीड से फेंकोगे तो वो वापस अर्थ की सरफेस पे नहीं आएगा। और वैसे ही मून की एस्केप वेलोसिटी, मून की सरफेस से, मून की जो सरफेस है उससे एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। और जुपिटर से कितनी होती है, जुपिटर, जुपिटर की जो सरफेस है उसकी जो वहां से जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो जुपिटर की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर सेकंड, मून की सरफेस से 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, और अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सो हमने क्या देखा कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है कि कितने एंगल पे आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, वर्टिकली भेज रहे हो या कुछ एंगल पे भेज रहे हो। और ये अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम एम क्या रखते हैं, मास रखते हैं उस प्लैनेट का, आर क्या रखते हैं, रेडियस रखते हैं उस प्लैनेट की जहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। तो अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मून के लिए 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और जुपिटर की सरफेस से कितनी होती है, 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो और ये अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होती है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से थ्रो करते हो, पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की, विच इज थ्रो, मतलब यहाँ से थ्रो कर रहे हो सरफेस से तो अलग आएगी, कुछ हाइट से थ्रो करोगे तो अलग आएगी, वो हम थ्योरी में देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्केप वेलोसिटी है एक तो डिपेंड करती है प्लैनेट्स पे, और एक डिपेंड करती है प्लैनेट अगर सेम रखोगे तो वो पोजीशन पे डिपेंड करेगी फ्रॉम विच इट कैन थ्रो। मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है आल्सो depends on positions where from which it is throw, मतलब कहाँ से आप उसको थ्रो कर रहे हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एस्केप वेलोसिटी आप सरफेस से भेज रहे हो या कुछ हाइट से भेज रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो वह उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करती है कि आप उसको कहाँ से भेज रहे हो एस्केप वेलोसिटी को। तो आल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन फ्रॉम विच इट इज थ्रो। तो ये सभी कुछ स्टेटमेंट थी, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट में हो सकता था अगर आपको स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो, इसमें स्मॉल एम मास नहीं है तो जीरो आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसियस की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज होती है, विस्कोसिटी जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है, रुकावट पैदा करता है, विस्कोसिटी भी फ्लूइड्स में रुकावट का काम करती है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसियस की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, में इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करेगी प्रेशर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इज द राइट आंसर। क्यों
इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी तो उनका मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोमेंटम बढ़ेगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब वो ज़्यादा फास्टली कोलाइड करेंगे। कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे, और ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे तो उनकी जो विस्कोसिटी है, उनकी जो रुकावट है वो बढ़ जाएगी। तो मतलब उनकी जो विस्कोसिटी है या रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज, मतलब एक चेंज हुआ है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। चेंज का मतलब उसकी स्टेट चेंज हो गई, जिस स्टेट में वो पहले था उससे उसकी स्टेट चेंज हो गई। इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन जो सिस्टम के द्वारा हुआ है, इक्वल द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब जो वर्क डन सिस्टम ने किया है वो वर्क डन किसके इक्वल है, डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब जितना डिक्रीज उसकी इंटरनल एनर्जी में हुआ है उतना ही उस सिस्टम ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। द सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोन एन, मतलब सिस्टम के ऊपर मस्ट हैव अंडरगोन, मतलब सिस्टम किस प्रोसेस के थ्रू गया है, किस चेंज के थ्रू गया है। उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू चेंज हुआ है, आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू चेंज हुआ है, या एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू चेंज हुआ है, या आइसोबैरिक प्रोसेस के थ्रू चेंज हुआ है। तो देखो क्या होगा, अगर ये आपका क्या है, फ्रिक्शन लेस, एक क्या है, ये आपका क्या है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तभी तो क्या होगा, सिस्टम वर्क करेगा। मतलब सिस्टम ने वर्क किया है तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ गया, तभी तो सिस्टम ने वर्क किया। सिस्टम का मतलब इस गैस ने वर्क किया है, और जब गैस वर्क करती है तो एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन में जो फाइनल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है इनिशियल वॉल्यूम का। एक्सपेंशन में तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वर्क डन जो होगा बाय द सिस्टम कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरा कह रहा है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ है, डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है तो माइनस डेल्टा यू लिखा जाएगा। माइनस टाइम डेल्टा यू क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो गई, ये कम हो गई तो डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा यू नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो वर्क डन कैसा था, पॉजिटिव। तो इसका मतलब डेल्टा डब्लू जो है माइनस टाइम डेल्टा यू के बराबर है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, कि डेल्टा डब्लू माइनस टाइम डेल्टा यू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू किसके इक्वल है, जीरो के। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, यही होता है। और इसको कंपेयर करें तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आएगा, जीरो के। इसका मतलब सिस्टम ने ना तो हीट ली है और ना ही हीट दी है, तो इसका मतलब क्या है, नाइदर एब्जॉर्ब, नाइदर एब्जॉर्ब हीट नोर रिलीज्ड हीट, मतलब ना तो सिस्टम ने हीट ली है ना ही सिस्टम ने हीट दी है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसे प्रोसेस के थ्रू हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू इसमें चेंज हुआ है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर होगा। मतलब क्या था कि इस इक्वेशन से डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा यू, तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने निकाला कि डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो है, मतलब ना तो उसने हीट ली है ना ही उसने हीट दी है। इसका मतलब उसके अंदर कैसे प्रोसेस के थ्रू ये
घटना घटी है, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू इसमें चेंजेज हुए हैं। तो ये तो था एक लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपको थ्योरी पता है कि जो सिस्टम ने वर्क किया है वो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज के बराबर है, इसका मतलब अपने अंदर की एनर्जी ही उसने यूज करके वर्क किया है, तो बाहर से हीट नहीं ली, इसका मतलब उसके अंदर हीट नहीं ली है, तो इसका मतलब उसके अंदर कैसा प्रोसेस हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है। तो डायरेक्ट 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन अच्छे से क्यों किया, ताकि आप समझ सको कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए, इसके पीछे की जो थ्योरी है उसको समझ सको। कि आपने लिखा कि वर्क डन सिस्टम ने जो किया है उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, लेकिन इक्वल हो गया। इक्वल का मतलब जितना उसने डिक्रीज किया इंटरनल एनर्जी में उतना ही वर्क कर दिया, इसका मतलब उसने बाहर से हीट नहीं ली वर्क करने के लिए। अब हीट नहीं ली, तो हीट ना ली तो ये कौन से प्रोसेस में होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट h एंड रेंज r इज। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा आपका है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो h क्या है, मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की जिस वेलोसिटी से आपका कोई पार्टिकल या फिर कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया है ताकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर सके। और थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि कितने एंगल से उसको प्रोजेक्शन किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। तो जैसे ये यहाँ से u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो ये कितने एंगल से थ्रो किया गया, थीटा एंगल से, तो ये इस तरह से जाकर के ये इस तरह से इस तरह आ जाएगा। तो ये जो है ये तो इसकी मैक्सिमम हाइट है h, और ये क्या है, उसकी रेंज है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा हॉरिजेंटली, और वर्टिकल में कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा वो होती है उसकी मैक्सिमम हाइट h, और हॉरिजेंटल में वो कितनी दूर जाके गिरेगा वो होती है उसकी रेंज। तो यहाँ पर हाइट का तो ये फॉर्मूला होता है, और रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होता है रेंज का। एच और आर में रिलेशन चाहिए तो हम एच को आर से डिवाइड कर देते हैं, एच को आर से डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g नीचे आ जाएगा, और आर को लिखेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और जी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर है, और नीचे क्या बच, सॉरी जी से जी कटेगा, ये 2 बचा रहेगा, ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा 2। और इनटू में हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है उसका यहाँ पर हाफ करना होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा तो ऊपर एक साइन थीटा बच जाएगा, नीचे 2 गुणा 2 4 कोस थीटा, कोस थीटा बटे साइन, सॉरी साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो h बटे आर किसके बराबर आ गया, टेन थीटा बाय 4, टेन थीटा बाय 4। तो h किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा बाय 4 इंटू में r। तो अगर हम देखो h इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले से चले जाओ, h इक्वल टू आर इक्वल टू एच इक्वल टू 4r कोट थीटा है, h इक्वल टू ये टेन थीटा का कोट थीटा तो ऊपर नहीं बन सकता, लेकिन r इक्वल टू 4h कोट थीटा। तो एक तो हमने क्या किया, h को r की टर्म में निकाल लिया, या फिर अगर r निकालना चाहे तो 4h और बाय कितना आ जाएगा, टेन थीटा, और 1/10 थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो r और h में ये रिलेशन भी है, h और r में ये रिलेशन है। अब ये देख लो कौन सी रिलेशन इसके फॉर्म ऑप्शन में फिट बैठ रही है। तो फर्स्ट क्या है, h इक्वल टू 4r कोट थीटा, h इक्वल टू 4r, h इक्वल टू 4r कोट थीटा, तो ये तो नहीं बैठ रही,
लेकिन r इक्वल टू क्या है 4h कोट थीटा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट सही है कि r इक्वल टू 4h कोट थीटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आप इन ऑप्शन को देख लीजिएगा कि ये भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, आर इक्वल टू 4h कोट थीटा। और ये आपको पता होना चाहिए कि कोट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, या फिर tan थीटा जो होता है वो 1/कोट थीटा होता है। तो इसी का लास्ट में ये यहाँ पर ये यूज किया गया है ताकि हमारा ऑप्शन मैच हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैव सेम डायमेंशन। मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनमें दोनों की फिजिकल क्वांटिटी में सेम डायमेंशन नहीं है, मतलब जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। तो ये हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन एक तो है स्ट्रेस और एक है यंग मॉडुलस ऑफ ए इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ ए इलास्टिसिटी, तो ये हमने पढ़ा है कि जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय, अब अगर हमसे कहे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ, यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। वो अलग बात है कि यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेते हैं, लेकिन जनरली बात करें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और ये आपका डायमेंशन लेस होता है। ये हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी। इसका मतलब जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का वही होगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही बात है भाई, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। लेकिन दूसरा है स्पीड एंड म्यू नोट अपसाइलन नोट की पावर माइनस हाफ। दूसरा स्पीड है एंड क्या है, म्यू नोट अपसाइलन नोट की पावर माइनस का हाफ। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है LT-1। तो ये तो स्पीड का है। अब ये अगर आप निकालने बैठोगे ना, म्यू नोट का निकालोगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, अपसाइलन नोट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, तो आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो और हमारे पेपर में तो टाइम कंज्यूम नहीं करना हमें, लेकिन हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू नोट अपसाइलन नोट का रूट लिख सकते हैं नीचे 1/2 को। और ये तो आपकी सी के इक्वल होता है। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है। तो जैसे ही आपने इसको नीचे लेके आए, रूट लगाया, जैसे ही आपको पता लग गया कि 1/√म्यू नोट अपसाइलन नोट तो सी के इक्वल होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो स्पीड का और स्पीड ऑफ लाइट है तो दोनों स्पीड ही, बस ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, ये नॉर्मल स्पीड है। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये भी इसका नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन की डायमेंशन सेम नहीं है, तो इनकी तो सेम होगी। थर्ड क्या है, टोरक एंड वर्क। टोरक एंड वर्क का, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। और टोरक क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है। तो टोरक क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक दूरी है, वो भी एक डिस्टेंस है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, MLT-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का L, तो क्या आएगा ML2T-2। और वर्क का भी यही होता है, वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML2T-2। मतलब इन दोनों का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब रह गया फोर्थ वाला ऑप्शन। अगर आपको लगे तीनों ऑप्शन में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो फोर्थ आप कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन फोर्थ का भी देख लेते हैं। मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या सेम है या नहीं है। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो मास इनटू में वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट ही तो होती है मोमेंटम, जिसको आप लीनियर मोमेंटम लिखते हो। तो मास का तो m और वेलोसिटी का क्या होगा Lt-1। ये तो मोमेंटम का आ गया। लेकिन हमें किसका निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब h का निकालना है, h का। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है। E किसके इक्वल होता है, एच न्यू। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। E किसके इक्वल होता है, एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। और न्यू क्या होती है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी न्यू होती है वो 1/t होती है। टी यहाँ पर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम एच का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर किसका लिखेंगे, एनर्जी का, और नीचे किसका लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी का। ई इक्वल टू एच न्यू है तो एच किसके बराबर आएगा, ई बाय न्यू। एनर्जी का तो वही होता है जो वर्क का होता है, MLT-2। जितनी भी एनर्जी है सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होगा। तो ML2T-2। और फ्रीक्वेंसी का देखो 1/t। टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम का क्या होता है, टी। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो टी की पावर क्या होगा, -1। यहाँ पर मैंने टी टाइम पीरियड लिखा है, टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टाइम ही तो है। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है। टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो टी होता है, टी। यहाँ पर टाइम, ये टी जो है ये टाइम पीरियड है, और यहाँ पर जो टी है ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी की पावर -1 होता है। और टाइम का क्या होता है, टी। तो यहाँ पर टी की पावर क्या रखेंगे, -1। तो ये ऊपर चला जाएगा, ML2 T की पावर -1 बच जाएगी। ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर एक प्लस हो जाएगी, -2 + 1 तो T की पावर -1 बचेगी। तो देखो जो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला था और जो H का डायमेंशनल फॉर्मूला है दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। बाकी जो ए बी सी थे उनमें दो फिजिकल क्वांटिटी थी हर एक में, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था हर एक ऑप्शन में। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट था, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। और एक ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसको आप एक कंसेप्ट और से भी समझ सकते हो, डी ब्रोगली रिलेशंस। डी ब्रोगली रिलेशन से, कि जो लैम्डा होता है वो h/p होता है। मतलब ये जो डी ब्रोगली लेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो मतलब हर एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं। और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा इक्वल टू h/p से दी जाती है। तो देखो ये वेवलेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा। तो ये एच और पी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होगा, ये तो श्योर है। अगर इनका सेम होता तो ये क्या आता, डायमेंशन लेस आता। लेकिन इसकी कुछ न कुछ डायमेंशन होगी। इसका मतलब एच का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो पी के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल नहीं होगा। ये तो था बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन, कि हमें इस तरह से भी कर सकते थे। हमें ये पता लगा कि ये मोमेंटम है, ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h/p। p क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम है, तो h/p। तो अगर ये डायमेंशन लेस होता, लेकिन होता तो क्या होता, h और p का क्या होता, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता, कटकर डायमेंशन लेस ही आता। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन है, और क्या है, l। तो इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर रियली में वीडियो अच्छी है और कंटेंट अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच अगेन।